एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देख रहे हैं स्पॉटलाइट, और जहां पर हम यूपीपीएससी में चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। और आज मेरे साथ उपलब्ध हैं सोनिया गुप्ता जी, जिन्होंने रैंक 5 हासिल की है और सीनियर लेक्चरर डाइट के पद को सुशोभित किया है। तो आज सोनिया गुप्ता जी आपके साथ अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा की, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी करी, और सभी कुछ पहलुओं पर आज की इस स्पॉटलाइट में चर्चा की जाएगी। और आप इसी तरीके के स्पॉटलाइट के लिए जुड़े रहें बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो सोनिया जी, कैसे हैं आप? जी, अच्छी हूँ मैं। तो आप कहाँ से आते हैं? बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? किस जगह आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या रहेगी, एक बार उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं आप। जी। मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आती हूँ। ओके। बिफोर मैरिज आई वाज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संभल। ओके। शादी के बाद मैं बरेली से हूँ ओके। और क्लास 12th तक मैंने संभल से ही पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं अलीगढ़ मुझे भेजा गया था। मैंने बीएससी अपना किया है ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ। ओके। एंड आफ्टर दैट आई डिड एमबीए फ्रॉम बरेली। ओके। एमबीए के बाद बहुत अर्ली एज पे मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा-सा अपना कॉर्पोरेट में भी काम किया, फिर एमबीए और बीबीए को मैं पढ़ा रही थी और अभी करंटली मैं बेसिक एजुकेशन में काम कर रही हूँ। ओके। सो ये जो मोटिवेशन आया आपके अंदर कि यूपीपीएससी आपको देना है और एज एन पोजीशन आपको हासिल करनी है, तो ये मोटिवेशन आपके अंदर कब आया? आप अच्छे खासा जॉब कर रहे थे, कॉर्पोरेट में भी रहे, ऐसी क्या चीज थी जो आपको डिफर करती है आपके सिविल सर्विस में जो आप आए हैं इस समय, जो मेन पोस्ट आपने हासिल करी है, और आपके कॉर्पोरेट लाइफ से, या इनफैक्ट आप बोल रहे हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी आप पढ़ाया है आपने, तो उसके पीछे का क्या आपका रहा, उसके बारे में हमारे थोड़ा व्यूअर्स को बताएं आप। सर बेसिकली ये ड्रीम तो मेरा ग्रेजुएशन के बाद से ही था जब मैं अलीगढ़ में थी। ओके। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से रहे कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, एमबीए किया और मेरी शादी हो गई थी। फिर मैं उसको परस्यू नहीं कर पाई। ओके। फिर उसके बाद में अभी 6 साल पहले, 5 साल पहले कई लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आप बेसिक एजुकेशन में हैं, आप कुछ बेहतर लाइफ में कर सकती हैं। जैसा कि मैंने एमबीए में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। ओके, वेरी गुड। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे अभी 5-7 साल से कहा कि आप कुछ बेहतर करिए। ओके। प्लस मेरी डॉटर शी वाज़ इन क्लास 8 दैट टाइम। ओके। तो उसने मुझसे कहा कि आपका जो ये ड्रीम था, जो अनफुलफिल्ड है, उसको आप करो। क्योंकि शादी के बाद भी मैंने एमबीए करने के बाद मैंने बीए अपना एमए इकोनॉमिक्स किया, बीएड किया और पीएचडी में भी मैं एनरोल्ड हूँ करंटली। तो काफ़ी चीज़ें मैं कर रही थी, तो जब लोगों ने मुझसे कहा कि आपको ये करना चाहिए, तो थोड़ा उसको देखना शुरू किया कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ। ऑनलाइन वीडियोज़ देखे और बुक्स का थोड़ा-सा देखा, सिलेबस देखा, फिर मुझे लगा शायद मुझे शुरुआत करनी चाहिए और 2017 से फिर मैंने तैयारी शुरू की। ओके, तो मैं आपकी तैयारी से आने से पहले कैसे आपने तैयारी करी, उससे पहले जो एक बहुत आम क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स बेस है हमारा, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, उसमें बहुत सारी हाउसवाइफ हमें देखने को मिलती हैं, और आए दिन ये क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है। वो सब पूछते रहते हैं जब वर्कशॉप वगैरह हम लेते हैं कि सर कैसे हैंडल करें, घर भी संभालना है, बच्चे हो गए हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि किस तरीके से अपनी तैयारी को करें, किस तरीके से तैयारी को नया एक आयाम दें, क्या करें। तो उसके लिए आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? आपने किस तरीके से इस चीज को कैटर किया कि आप एक हाउसवाइफ के रूप में, या आपकी शादी के बाद आपने आज इस सफलता को हासिल किया, तो उन हाउसवाइफ्स के लिए, उन गृहिणियों के लिए, या जो शादी के बाद अपने करियर को परसू नहीं कर सकते, उनके लिए आपका क्या सोच रहती है और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसी पे चर्चा करूंगा आपसे। तब मैं हाउसवाइफ तो कभी नहीं रही, मेरी वर्किंग ही रहा। सुबह में 8 से लेकर 3 बजे तक मेरा स्कूल रहता है और उसके बाद आने के बाद थोड़ा फैमिली को भी देखना होता है। फिर शाम को मैं 9 बजे से मैं मेरा टाइम होता था, 9 से लेकर फिर वो चाहे 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, फिर मुझे अपना पढ़ना होता था। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम अपने टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम अपने राइट। टाइम को डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो हमें सब चीज़ देखनी है, अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो भी, अगर मैं जॉब में हूँ तो भी हमें अपना देखना है कि जॉब भी चलती रहे हमारी, उसमें भी कोई हडल नहीं आए। साथ ही साथ फैमिली भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ
और फैमिली मेरी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी ठीक नहीं है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें इसमें टाइम मैनेजमेंट ही करना होता है। राइट। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको कुछ चैलेंजेस आते थे? कई बार होता होगा कि आपके पास समय नहीं रहता होगा, या जॉब करने के बाद फिर मन नहीं करता है कई बार पढ़ने का, तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल आउट किया? कैसे मन में विचार आए कि चलो नहीं, तैयारी करते हैं और इसको मोटिवेट करते हैं अपनी तैयारी को लेकर? सर, इस केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे मेरे केस में मैंने बताया कि तकरीबन 5 साल प्लस मुझे लग गया। हम्म। कि हमारे पास ये नहीं होता कि केवल एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। हमें 3-4 मतलब मल्टी डायमेंशनल हमें सोचना होता था कि अब हमारा ये काम भी होना चाहिए, जॉब तो चलनी ही चलनी है हर हाल में। कई लोगों ने मुझसे इस बीच में कहा कि आप छुट्टी ले लीजिए और मतलब अनपेड लीव पे आप चले जाइए, तो वैसा पॉसिबल नहीं था सर। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर की, तो राइट। अनपेड लीव लेना पॉसिबल नहीं है। इस साल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, प्लस मेरी बेटी ने इस बार क्लास 12 बोर्ड उसने भी दिया है। ओह माय गॉड। हम्म। मेरी बिटिया ने, तो उसको भी बराबर देखना था। तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, बस थोड़ा अपना टाइम चुराना पड़ता है हमें। अपनी पर्सनल चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होता है, पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा सैक्रिफाइस करना होता है, सो दैट हमारी जो फैमिली लाइफ़ है और जो हमारी वर्क लाइफ़ है वो डिस्टर्ब ना हो। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है, सीरियसली ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक मैरिज लाइफ के बाद जॉब के साथ, और फिर एक सबसे बड़ी बात है कि एक गृहिणी के रूप में भी आप, अपने बच्चे भी आपके और उनको भी सबको देखते हुए आपने सिलेक्शन लिया है। तो अब थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो कैसे करा आपने? सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें, तो क्या आपने तैयारी एक साथ करी है, प्रीलिम मेंस की, प्री मेंस की, या फिर आप अलग अलग इंडिविजुअलिटी के साथ आप आगे बढ़े? पहले आपने प्री पे फोकस किया, मेंस पे फोकस किया, किस तरीके की अप्रोच आपकी रही है तैयारी को लेकर? सर, स्टार्टिंग में तो मैं आप कह सकते हैं तकरीबन 1.5 साल तक मैं थोड़ी अनगाइडेड सी रही। ओके। मुझे कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। तो उसमें मैंने यही किया कि कुछ बेसिक बुक्स को मैंने, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और एनसीईआरटीज़ मैंने परचेज़ की, और 9 टू 12 मैंने एनसीईआरटीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया, और उससे बेसिक नोट्स मैंने डेवलप किए अपने। ओके। और कुछ जो बुक्स थोड़ी-सी पॉपुलर बुक्स है मार्केट में फॉर प्री, उनके मैंने पीवाईक्यूज़ किस तरह का पैटर्न रहता है, नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा है, उस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम मुझे लग गया, और इट टूक अराउंड 1 ईयर। ओके। तो एक साथ तो मैं प्री और मेंस साथ-साथ नहीं चला पाई, थोड़ी स्ट्रैटेजी भी उस टाइम पे नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास, ऐज़ आई टोल्ड यू, कि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। राइट। तो पूरा 1 साल मेरा इस चीज़ में गया, लेकिन हाँ, जब मैंने पहला अपना प्री दिया, तो पहले ही प्री से मैं अभी तक टोटल 5 प्री सर मैंने निकाले हुए हैं। वेरी गुड। और सिर्फ मैंने 2020 का एग्ज़ाम, कुछ रीज़न्स रहे, हेल्थ इश्यूज़ रहे, जिसकी वजह से मुझे 2020 का मेंस छोड़ना पड़ा था। अदरवाइज़ मैं 18 से 18, 19, 21, 22 ये मेरा 4th मेंस था, ओके। और लगातार मैं मेंस लिख रही थी, और धीरे-धीरे ही वो कहना चाहिए अपने आप को मैं डेवलप कर पाई। तो ऑनलाइन मैंने पढ़ाई की है, और प्री की पढ़ाई तो यही थी कि मैं 1 साल में जो नोट्स डेवलप किए, वो मेरे नोट्स इतने अच्छे बन गए टच वुड, कि उन नोट्स को मैं आज भी पढ़ती हूँ, तो जो कभी मुझे 2-3 महीने लगते थे पूरा उसको रिवाइज़ करने में, उसके बाद आज की डेट में मैं अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई हूँ, और हुँ, मुझे हुँ। पता है 15 दिन के अंदर उसको रिवाइज़ कर लूँगी। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी प्री लेवल की तैयारी, तो गाइडेंस क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है? आजकल के बच्चे बस यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, तैयारी स्टार्ट कर दी। जैसे मैं कई सारे एस्पिरेंट्स से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, टॉपर्स। तो आपके रोल में भी मैं क्या कह सकता हूँ कि गाइडेंस एक बहुत अहम कड़ी होती है, बिना गाइडेंस के तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा है आपकी नज़र में? सर, गाइडेंस का ये है कि अगर आपको एक सही गाइडेंस मिल जाता है, तो वो जर्नी आपकी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। राइट, एग्ज़ैक्टली। और अदरवाइज़ हमें खुद ही हाथ-पैर मारने होते हैं। मुझसे अभी भी 2022 का रिज़ल्ट आने से पहले लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं यही कहती थी कि थोड़ा टाइम लग गया, मैं कछुए की गति से चल हुँ, रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मंज़िल पे पहुँचूँगी ज़रूर। नहीं तो एग्ज़ैक्टली। अगर आपको एक सही मेंटर मिल जाता है, एक गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है, तो आपकी जर्नी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो आपने प्री के लिए कौन-कौन सी बुक्स रेफर करी हैं वैसे अमूमन, या प्री मेंस के लिए आपने सब्जेक्टिव बुक्स की अगर बात करें तो कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर की? सर, मैं स्टार्टिंग से लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए पढ़ रही थी, जिसको मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार, 10 बार, 12 बार, कितनी बार पढ़ लिया होगा। उसके अलावा मैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, और साथ ही साथ में एक साथ में इंटरनेट से का भी बहुत अच्छा मैंने यूज़ किया था, क्योंकि नोट्स को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, हुँ, तो उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज़ से हम लिख लेते हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, रिसोर्सेज़ को थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, क्रिस्प राइट। नोट्स बना के चलना चाहिए। वो नोट्स हमारे जब एग्ज़ाम पास में होते हैं, तो वो नोट बड़े हैंडी रहते हैं, बहुत यूज़फुल रहते हैं,
जैसे मैं बरेली से मुझे लखनऊ मूव करना होता था फॉर माई मेंस, फॉर राइटिंग माई मेंस। हम्म। तो मैं इतना सारा स्टफ अपने साथ लेकर 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं चल सकती। तो राइट। जब मेरे पास में कुछ कुछ नोट्स होते हैं तो वो नोट्स मेरे इसलिए आसान हो जाते हैं कि आराम से 5-6 घंटे का जो भी टाइम हम लोग को मिल पाता है एक पेपर के बाद, एक दिन के बाद दूसरे दिन में, तो इजीली उन नोट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं। राइट। तो नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। साथियों देखिए, जिस तरीके से सोनिया जी यहाँ पर बता रही है, नोट्स मेकिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और आजकल स्टूडेंट देखिए, कई बार विद्यार्थियों का रहता है कि पीडीएफ कलेक्टर हो गए हैं, जहां तहां की पीडीएफ इकट्ठी करती रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि नोट्स मेकिंग इज द की। और जैसे कि बोला, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात आपकी लगी मेरे को यहाँ पर। और ये बहुत जरूरी बात है कि नोट्स मेकिंग अगर आप कर रहे हो तो लास्ट मोमेंटेनियस आपको, जब लास्ट मोमेंट आपका आएगा तो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीजें आप एट रैंडम वहां पर पढ़ भी रहे होते हो, लिख भी रहे होते हो, और एक साथ पेपर्स भी होते हैं, तो काफी हेल्प मिलती है इससे। चलिए, तो अगले राउंड पे मैं आता हूँ। आपका बैजूस एग्जाम प्रेप से आपने किस तरीके से हेल्प प्राप्त करी, किस तरीके से नोट्स मेकिंग या क्विज वगैरह में आपको हेल्प मिली है, यहाँ से क्लासेस वगैरह से किस तरीके से आपको हेल्प मिली यहाँ पर? सर एज फार एज बायजूस इज कंसर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बुक से मैं नोट्स बनाती थी अपने। जी। तो बुक से नोट्स बनाने के साथ साथ मैं उसको फिर नेट पे भी सर्च करती थी कि उसका कुछ अपडेटेड वर्जन कुछ मुझे मिले उस स्टैटिक नोट्स का। तो उसमें बायजूस से हेल्प वाज वन ऑफ देम, हम्म। कि बायजूस पे बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल रहती हैं जो चीजें हमें नॉर्मली बुक्स में नहीं मिल पाती हैं, तो वहीं पे हमने उसको लिख लिया बायजूस से नोट्स, बायजूस से मैंने लिखा या कुछ और साइट से मैं लिखती थी। तो इन दिस वे बायजूस हेल्प मी अलॉट। ओके, अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, आपने बैजूस एग्जाम प्रेप का मॉक इंटरव्यू दिया, तो जी मॉक इंटरव्यू कैसा रहा आपका? किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा मॉक इंटरव्यू में? और जो रियल इंटरव्यू आपका हुआ है, उससे कैसे रिलेट करते हैं? क्या मॉक इंटरव्यू से काफी हेल्प हुई, या फिर आपको लगा कि हाँ, वाकई में मॉक इंटरव्यू एक बार जरूर देना चाहिए एस्पिरेंट्स को, एक बार अपनी तैयारी को आजमाने के लिए? जी। सर, मॉक इंटरव्यूज का बड़ा अहम रोल होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एमबीए हूँ और मैं एमबीए बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, तो कॉन्फिडेंस वाली तो लैक मैं नहीं कर रही थी, बट स्टिल कि जब हम एक नई चीज करने जा रहे होते हैं, सिविल्स का मुझे पता है कि अगले 8 दिन में मैं सिविल्स का इंटरव्यू फेस मुझे करना है। तो एक पैनल बाई चांस बायजूस का जो मैंने इंटरव्यू दिया था मॉक, वो मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था। राइट। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा लग रहा था मैं नर्वस हो रही हूँ, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने और मॉक इंटरव्यूज दिए तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, और द मोमेंट आई एंटर्ड द एक्चुअल इंटरव्यू रूम, तो मुझे लगा कि वो जो बायजूस ने एक फाउंडेशन तैयार की थी जिसपे मैंने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। राइट। ओके, अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट, लाइफ होती है, आप भी एक अच्छे खासे लाइफ के दौर से गुजर रहे हो, बहुत बार डिमोटिवेशन फील होता है, लगता है कि अब नहीं, बस किया, मन नहीं कर रहा है करने का, क्या कर रहे हैं ये। तो ऐसी, मतलब हर बार एस्पिरेंट्स के सामने, सबके सामने आता है कि चलो छोड़ देते हैं, अब बस की नहीं है तैयारी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, होगा नहीं होगा। ऐसे डिमोटिवेशन के फैक्टर में आपकी फैमिली का योगदान, और आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया, उसके बारे में जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। सर, जब एक सिविल सर्वेंट बनने का सपना जो भी देखता है, जो भी एस्पिरेंट देखता है, तो उसके साथ में कुछ चीजें एसोसिएटेड होती है। जी। जैसे हमारी फैमिली के ड्रीम्स होते हैं, साथ ही साथ वो प्रेस्टीज, वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में, वो सोशल रिकग्निशन होता है जो उस जॉब को मिलने के बाद हमें पता होता है कि हमें मिलेगा, जो कि अभी करंटली आई एम एंजॉइंग। राइट। वो चीजें जब हम बार बार उसको याद करते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं होती मोटिवेशन की। और एज फार एज थोड़ा सा हताशा वाले दौर से गुजरना, ये तो एक मेंटल हेल्थ की निशानी है, नॉर्मल है ये चीजें कि होता है, डीमोटिवेशन भी होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, तो डेफिनेटली हम उस हताशा के दौर से बाहर निकल आते हैं। राइट। अच्छा, संभल जिले से आप संबंध रखते हैं, तो संभल के बारे में शायद 2011 का जो सेंसस रहा है, उसमें सबसे लेस लिटरेट जगह में संभल शामिल था। क्या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे गए थे इस तरीके के? सर, मुझसे संभल के बारे में थोड़ा कम ही पूछा गया था, बल्कि मॉक इंटरव्यूज में मुझसे संभल के बारे में ज्यादा पूछा गया था। एक्चुअल इंटरव्यूज में उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो, चूंकि मेरा ग्रेजुएशन काफी पहले का है, तो ग्रेजुएशन से वो लोग चाह रहे थे मैं पुराना कुछ निकाल के बताऊं, प्लस मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। तो ओके। बेसिकली आप कह सकते हैं जो मेरा डेफ बना उस पे बेस था। ओके, डैफ पे पूरा बेस रहा।
ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप बेसिक एजुकेशन में अभी टीचर हैं, अभी अभी करंटली आप पोस्टेड वहीं पे हैं, मतलब बेसिक एजुकेशन जी, में जी, पढ़ाएं आप। बरेली में। जी, ओके, अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं कि जो टीचर हैं प्राइमरी वगैरह सेक्शंस में या अपर प्राइमरी सेक्शन में, वो कैसे अपनी तैयारी करें? दे वांट टू डू समथिंग, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो उनके लिए आपका क्या मोटिवेशन रहेगा? उनके लिए आप समय प्रबंधन के लिए क्या चीज स्पेशल बोलना चाहेंगे कि वो उसको अमल करें और अपनी तैयारी कर सकें और सिलेक्शन ले सकें आगे बढ़ने के लिए? सर ऐसे लोगों से मुझसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं, मेरे डिपार्टमेंट के पूछते हैं पर्सनली मुझसे इस चीज़ को। तो मेरा कहना यही रहता है कि सिर्फ़ आपकी जो जॉब है, उस पे आप फ़ोकस करें। हम्म। आप मतलब सिंपली अपनी जॉब करें, क्योंकि बहुत सारी देयर आर सेवरल अदर थिंग जिसमें लोग फँस जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। हम्म। तो टाइम मिलेगा, डेफ़िनिटली मिलेगा, अगर आप सुबह 8 से 3 की नौकरी भी कर रहे हैं और थोड़ा टाइम अपना आप इधर-उधर वेस्ट ना करके, सिर्फ़ आप अपने उस ड्रीम पर लगाएँ जो आप बनना चाहते हैं। जैसे मैंने अपना एम बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ ये क्वालीफ़ाई करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो बस मैं उतना वो करती थी, 3-4 घंटे फैमिली के साथ और फिर 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए। तो कंसिस्टेंटली आप करते रहिए, डेफ़िनिटली आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, श्योरली इट्स अ गुड थिंग। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट, कि बैलेंस स्टडी की अगर हम बात करें, आज की डेट में स्टूडेंट का ये होता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत प्यारा लग गया तो उसके ऊपर टाइम बहुत डिवोट करते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज रखना शुरू कर देते हैं उस सब्जेक्ट के। पॉलिटी किसी को अच्छी है, पता लगा डीडी बसु साहब की किताब, लक्ष्मीकांत की किताब एंड मैनी मोर बुक्स उनके पास रहती हैं। तो ऐसे केस में बैलेंस स्टडी और रिसोर्सेज के बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से जो एस्पेरेंट्स हैं उनको अपने रिसोर्सेज का और इस सब का ख्याल रखना चाहिए? सर मैं एक लाइन जो मैं हर जो भी मेरे पास पर्सनली आता है उसको भी मैं बोलती हूँ, कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। हम्म। चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस की तैयारी हो, अगर हम प्री में इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम मार्क खा जाते हैं और हम हम्म। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चंस के बारे में हम श्योर नहीं होते। बिल्कुल। तो क्वेश्चंस हमारे सही हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। अब बात आती है रिसोर्सेज़ की। जी। तो रिसोर्सेज़ में भी जब हम जैसा कि अभी आपने भी कोट किया, पीडीएफ तो इतने सारे पूरा इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट है सर नेट पर। हम्म। तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। हमें हर कोई पीडीएफ, और पीडीएफ से सर मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ से पढ़ नहीं सकते, कुछ हम उससे हेल्प ले सकते हैं। राइट। लेकिन हम पूरी किताब हम चाहें पूरी पीडीएफ से पढ़ें तो दैट्स नॉट पॉसिबल एज़ फार एज़ आई थिंक। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, जितने रिसोर्सेज आपने बनाए हैं, चाहे अपने नोट्स बनाए हैं अपने या कोई बुक्स बनाई हैं, तो उसको आपको बार-बार रिवीजन करना है। सर रिवीजन इज़ द की, राइट। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप राइट। अपने टारगेट भी सेट करें तो मैनेजेबल होने चाहिए। एक प्रैक्टिकल टारगेट्स अपने बनाएँ कि मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की, 14 घंटे पढ़ाई की। बिल्कुल हो जाता है जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है और हम कोई टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कभी मेरे 15 घंटे भी निकल गए, 18 घंटे भी मैं पहुँची हूँ। लेकिन नॉर्मली 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ में एक सस्टेनेबल आपने बना लिया, वो आपका काम कर जाएगा, प्रोवाइडेड द कि आप रियल उसको थिंग। रेगुलरली फॉलो करें। राइट। और अगर मैं आपकी और थोड़ी सी जॉर्नी की बात करता हूँ, तो जैसे आजकल आमतौर पर हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को लेकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए सोशल मीडिया भी एक्सेस कर ली जाए? और सोशल मीडिया में आज का रील का जमाना है, लोग चौबीसों घंटे 10-30 सेकंड की रील के चक्कर में मोबाइल, कम से कम अगर कोई अपना हिस्ट्री देखे तो कई बार 365 तो लॉक्स अनलॉक किए जाते हैं लोगों के द्वारा, आमतौर पर जो एवरेज नंबर्स निकाले जाते हैं। स्क्रीन टाइम लोगों का 6 घंटे 7 घंटे हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे एस्पिरेंट्स इसको कैटर करें? तो उसको तो आपको रेस्ट्रिक्ट करना ही होगा। अगर आप वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो टाइमली अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। अगर ऐसा होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। हम कोई हम्म। चीज़ शुरू कर दी, तो हम ढूँढ रहे हैं, एक चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम ढूँढते जाते हैं और फिर हम्म। जो एक्चुअल चीज़ हम ढूँढने जा रहे थे, ओहो। उसको छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ पढ़ चुके होते हैं। तो राइट। उसको तो थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम रही हूँ सर, मतलब बहुत ओके। कम एक्टिव रही हूँ ड्यूरिंग दीज़ लास्ट 2-3 इयर्स। ओके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर स्क्रीन टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपसे फाइनल अपने हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे प्रतिभागियों के लिए मैं कुछ दो शब्द मोटिवेशनल कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वो आपकी बातों को अमल करें
और अपनी तैयारी में उसको जरूर अपनाने की कोशिश करें। तो 2 शब्द आप लास्ट में क्या कहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? मैंने अपने रूम में 2-3 जगह ये लाइन्स स्वामी विवेकानंद जी की ये मैंने कोटेशन लगाई हुई है और मुझे बहुत अंदर से मोटिवेट करती है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हम्म। तो अभी मैं भी एक माइलस्टोन तक पहुंची हूँ, अभी मेरा भी गोल थोड़ा दूर है, आगे भी मेरी तैयारी जारी है, 14 मई को मैं अपीयर होने वाली हूँ। वेरी गुड। तो अब आपको तो डिप्टी कलेक्टर का ही पद हासिल करना है, आपको लग रहा है? जी सर, टारगेट तो यही है, क्योंकि वेरी इसी टारगेट के साथ आगे बढ़े थे। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ आज थी सोनिया गुप्ता जी, जिनके द्वारा सीनियर लेक्चरर डाइट के पद को हासिल किया गया और अभी भी प्रयासरत हैं कि अगले प्रयास में इनको सफलता मिल सके। और बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद और बहुत ही लगन के बावजूद, एक महिला होने के नाते, एक जॉब करने के नाते, बहुत सारे चैलेंजेस होने के नाते इन्होंने सफलता अर्जित करी। मैं उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और इसी तरीके से आप हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।